Hello everyone, welcome to JPIS platform. I am विनय राजपूत एंड जो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है और उसके 3 लेक्चर नियरली आ चुके हैं। और उसमें जो हमारी पिछले लेक्चर में मैंने जो भी बताया आपको वेक्टर से रिलेटेड जो बात बताई, और मैंने कुछ पार्टिकल पे भी और थोड़ी चीज़ें आपको बता दी, कॉन्सेप्ट क्लियर की। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आई थी बिकॉज मैंने माइक नहीं यूज किया था, है ना। और मिस्टेक से बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज के लेक्चर में मैं चाहता हूं, क्योंकि वो पिछला लेक्चर कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेक्टर को समझना, आपको हर जगह काम आएगी। वेक्टर कैलकुलस में भी मैं आपको यहाँ जो बताऊंगा ना वो यूज करूंगा। तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई है तो मे भी चांसेस है कि आप उस तरीके से समझ ना पाओ जिस तरीके से मैं समझाना चाहता था। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज मैं उसी लेक्चर को माइक से रिकॉर्ड करूं, लेकिन ये लेक्चर उससे डिफरेंट होगा। वो सारी चीजें कवर करूंगा मैं पिछला वाला, लेकिन कुछ चीजें और ऐड कर दूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट लेक्चर लगेगा ही नहीं। ठीक है, और मैं कुछ चीजें ऐड कर दूंगा जो कि मैंने पिछले क्लास में ऐड नहीं किया, इस क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। और ये मैं ऐड करना भी नहीं चाहता था आपके, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, जो बातें इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा मैं आज ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है, मे बी आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि ये हो जाए। आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा चीजें, वो मे भी आपको जल्दी मिलेगी नहीं किसी किताब में। ठीक है, तो मैंने क्या बात किया था पिछली क्लास में, और ये जो लेक्चर है अपनी, ये मैं पहले बता दूं, ये जो गेट के लिए है, ये पूरी की पूरी लेक्चर गेट के लिए है। गेट में मैकेनिकल, सिविल और एक्सी 3 ब्रांच है, तीनों में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है। और मैकेनिकल में कुछ चीजें नई जुड़ी हुई है, लास्ट में मैं उन एक्स्ट्रा चीजों को मैकेनिकल के लिए स्पेशली मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, सिविल और एक्सी में कुछ चीजें नहीं है जो मैकेनिकल में एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं चीजें लास्ट में पढ़ा दूंगा। तो मैं सीधा सा स्टार्ट करता हूं क्या, और आई होप समझ पा रहे हो। मैं पिछला जो जो लेक्चर है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। क्वेश्चन तो हम लोग बहुत इजीली कर लेंगे, सिविल के भी करेंगे, मैकेनिकल के भी करेंगे, गेट के क्वेश्चन, और साथ में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन करेंगे, और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री और मेंस के क्वेश्चन भी लगाएंगे हम। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं होगी, सारा मैं लगवाऊंगा, लेकिन ये बेसिक क्लियर होगा तो लगा लोगे। और ये बेसिक वैसा बेसिक नहीं बता रहा हूं जो आम लोग बताते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग वे में है, ये बेसिक जो है थोड़ा सा अलग वे में है, और थोड़ा क्या बहुत अलग वे में है, वो तो आपको डिसाइड करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट क्लास में बताई थी पार्टिकल के बारे में, और मैं कुछ थोड़ा सा आपको चीजें और बताया था कि पार्टिकल को आप कैसे बता सकते हो कि कोई चीज पॉइंट पार्टिकल है या पॉइंट मास है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में पॉइंट पार्टिकल की तरफ क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं, तो आप क्या समझोगे पॉइंट पार्टिकल को। तो मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको लास्ट क्लास में, और इस क्लास में भी थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूँ, उसके बाद फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं और भी चीजें ऐड करूंगा, टेंशन ना लेना, पिछला वाला लेक्चर से रिपीट नहीं होने वाली, कुछ चीजें ऐड करूंगा मैं। ठीक है, सेम लेक्चर नहीं होंगे ये। पॉइंट पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, इसको पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज सब कुछ बोलते हैं। तो मैंने एक लेक्चर में आपको बता दिया था कि चार्जेस को कैसे लेके, दो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स वाला, कूलम्स जो लॉ है, और वो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा है इन चार्जेस की साइज से, साइज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा है, तो आपको ये चार्ज कैसा ट्रीट करना है, पॉइंट चार्ज ट्रीट करना है। ठीक है, इसकी साइज, इस चार्ज की साइज, इनके सेपरेशन जो है, दो चार्जेस के बीच की दूरी, इनकी सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनकी साइज, इन चार्जेस की साइज, जो ये आवेश है इसकी साइज से, तो आप इस चार्ज को, ये जो चार्ज है इनको ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं पॉइंट पार्टिकल। तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉइंट पार्टिकल जो है उसको कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में यूज करते हो। कैसा सिचुएशन, जब डिस्टेंस, दूरी वगैरह इन्वॉल्व हो, दूरी ज्यादा इन्वॉल्व हो, और जो साइज है बॉडी की वो बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू दूरी। दो बॉडी रखी हुई है 1 किलोमीटर दूरी पे, एक यहाँ एक दूसरे 1 किलोमीटर दूर पे, अब बॉडी की साइज है मान लो कि 2 kg की बॉडी रखी हुई है, वॉल्यूम मान लो कि 3 मीटर क्यूब है, लेकिन दूरी 1 किलोमीटर है दोनों बॉडी की, तो 1 किलोमीटर ज्यादा है ना एज कंपेयर टू इनकी साइज। तो ऐसे समय में हम लोग ट्रीट कर लेते हैं कि कोई बॉडी एक पॉइंट पार्टिकल होगी, पॉइंट साइज बॉडी होगी, पॉइंट लाइक बॉडी होगी, पॉइंट मास हो गई। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, पिछले लेक्चर में आप जाओगे सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा नया चीज बताऊंगा। ये सन है, मैंने सन वाला भी आपको कुछ पिछले क्लास में बताया था, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो ऑडियो अच्छी नहीं आई होगी, इसलिए आपको फीलिंग नहीं आई होगी, वो फीलिंग फिर से मैं देता हूं। ये सन है, और इसके बाद यहां पे अपना अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ एंड सन की मीन डिस्टेंस जो है, मीन डिस्टेंस, अर्थ एंड सन की मीन डिस्टेंस जो है
डिस्टेंस चेंज होती है इसलिए मीन डिस्टेंस की बात करते हैं। मीन डिस्टेंस क्यों बात करते हैं? बिकॉज अर्थ और सन के बीच की दूरी जब रिवॉल्व करती है ना अर्थ 360 डे 365 डे में, तो ये चेंज करती है और पेरीहीलियन एपीहीलियन आती है। ठीक है, तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी जो ईएससी वाले लोग होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पे इन चीजों की कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। बट अभी जो चेंज होते हैं डिस्टेंस, उस सबको मिला के मीन डिस्टेंस निकाला जाता है इनके बीच में। तो इनके बीच की जो मीन डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस नियरली आपको 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर मिलेगी। ठीक है, मिलियन किलोमीटर में, मिलियन में है ना, 10⁸ मिलियन में चली गई। और अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस है सन और अर्थ की मीन डिस्टेंस, ठीक है, अप्रॉक्स। और अर्थ की रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ अर्थ, तो अप्रोक्सीमेटली आप क्या पढ़ते हो, 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब बताओ जो डिस्टेंस इन्वॉल्व है सन और अर्थ के बीच में वो मिलियन में है, और अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर में है, मतलब 1000 में है, और ये मिलियन में है। तो कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वेरी 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 लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। जो त्रिज्या है अर्थ की वो 6400 किलोमीटर है, लेकिन अगर डिस्टेंस बात कर लूं, दूरी बात कर लूं इन दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच की दूरी जो है वो मिलियन किलोमीटर में, 10⁸ मिलियन किलोमीटर में है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में 6400 तो कुछ नहीं है, इसके कंपैरिजन में 6400 जो रेडियस ऑफ अर्थ है कुछ नहीं है। तो फिर इस सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 है। देन यू कैन ट्रीट अर्थ एज ए पॉइंट पार्टिकल। तब आप अर्थ को पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेते हो। और जब आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो आप ऐसा काम कर लेते हो, आप मान लेते हो कि पॉइंट है अर्थ, पृथ्वी। ये कंडीशन है। कब हम सोचते हैं कि पॉइंट पार्टिकल, तो कहीं ना कहीं कुछ कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं ना, डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं ना, तो ये एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप पॉइंट पार्टिकल की बात कर सकते हो। और क्या है, और क्या है, मैं दो बता चुका हूं, एक पिछले क्लास में बताया था चार्ज वाली, ये अर्थ सन की बात हो गई, जो अर्थ को आप ट्रीट कर सकते हो पॉइंट पार्टिकल कैसे। डिस्टेंस इन्वॉल्व है, डिस्टेंस का खेल है सब कुछ, ऐसे एग्जैक्ट कोई पॉइंट चीजें होती नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस जब लेते हैं ना, कंसीडर करते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पॉइंट पार्टिकल है, ताकि हमारी जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करना ईजी हो जाए, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं। एक आपको बता रहा हूं, जैसे कि फुटबॉल है, रोनाल्डो है, खेलते हैं, मेसी खेलते हैं फुटबॉल। अब फील्ड में जो फुटबॉल है, अगर वो किक किया तो 50 मीटर 60 मीटर दूर गया, है ना, फुटबॉल फील्ड में जाती है दूर, एक अगर खिलाड़ी ने किक किया, लेकिन 50-60 मीटर दूर गया, वो डिस्टेंस कितनी तय की, 50 से 60 मीटर फुटबॉल ने। ठीक है, 50 मीटर मान लो डिस्टेंस तय की। और फुटबॉल का साइज कितना है, अगर फुटबॉल की साइज की बात करोगे तो फुटबॉल का साइज तो आप जानते हो, मान लो ये साइज है फुटबॉल का, लेकिन फुटबॉल की साइज इतनी है और डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है फील्ड में, अगर एक किक मारा रोनाल्डो ने तो डिस्टेंस मान लो 50 मीटर गया, तो उसके कंपैरिजन में 50 मीटर डिस्टेंस तय कर रहा है मान लो अगर फील्ड के अंदर, और साइज देख लो फुटबॉल की, तो फुटबॉल की साइज तो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस जितनी तय कर रहा है फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, और साइज कितनी है फुटबॉल कितनी, तो इस सिचुएशन में फुटबॉल को फिर बोल दोगे पॉइंट पार्टिकल, ऐसी सिचुएशन में फिर फुटबॉल को बोल दोगे पॉइंट पार्टिकल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज वेरी वेरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये जो फुटबॉल है फील्ड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू साइज ऑफ द बॉडी, जो फुटबॉल की साइज है। अगर ऐसा हो किसी भी बॉडी में, क्रिकेट का ले लो, क्रिस गेल ने मारा छक्का, है ना, 6 गया स्टेडियम के पार, बेचारा इतना छोटा बॉल, दूरी कितना तय कर रहा है स्टेडियम के बाहर, 115 मीटर, 115 मीटर की दूरी तय किया, इतना छोटा बॉल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 115 मीटर, और साइज ऑफ द बॉल इज वेरी लेस। साइज कितना है, मान लो मीटर क्यूब में होगा, 3D में ले रहे हो तो 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर, कुछ भी ले लो, एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस तय कर रही है बॉल, उसके मुकाबले तो साइज जो बॉडी की है वो तो बहुत छोटी है। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप इस बॉल को बोल दो के पॉइंट पार्टिकल। फिर से, ठीक है, तो मैंने दो कंटेक्स्ट में आपको समझा दिया, एक फिक्स डिस्टेंस करके, मीन डिस्टेंस मैंने बताया, मैंने चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और ये बता दिया कि जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू व्हाट, साइज ऑफ द बॉडी। साइज ऑफ द बॉडी से डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है बॉडी, चाहे क्रिकेट का मैदान देख लो, चाहे फुटबॉल का मैदान देख लो, तो उसमें हम बॉडी को बोल देते हैं पॉइंट पार्टिकल। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट अगर मैं लिख दूं, ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए फिजिक्स में, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी
इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द बॉडी, वेरी मच ग्रेटर देन साइज ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की साइज है उसके कंपैरिजन में जो बॉडी है वो डिस्टेंस बहुत तय कर रही है, लेकिन साइज जो है वो तो बहुत छोटा है। जैसे फुटबॉल का मैदान, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फुटबॉल बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है मैदान में, लेकिन फुटबॉल का साइज खुद छोटा है उस दूरी के मुकाबले। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है बॉडी वो अगर बहुत ज्यादा हो साइज ऑफ द बॉडी, देन यू कैन ट्रीट एज बॉडी एज ए पॉइंट पार्टिकल, देन यू ट्रीट बॉडी एज पॉइंट पार्टिकल। पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास, कुछ भी जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो ये है पॉइंट पार्टिकल की नॉर्मल कहानी, आपको पता होना चाहिए। जितने तरीके से हो सकते हैं मैंने आपको समझा दिया पॉइंट पार्टिकल कैसे समझना है। ये एग्जैक्ट चीजें होती नहीं है, लेकिन हम अपने किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इन चीजों की, बट रियलिटी में फिजिकल सिचुएशन में आपको पॉइंट पार्टिकल नहीं मिलेगा। बट चीजों को आसान करने के लिए फिजिक्स में हम लोग पॉइंट पार्टिकल मान के चलते हैं। ऐसी सिचुएशन जब आएगी, ऐसी परिस्थितियों में मान लेते हैं हम लोग, जितनी परिस्थितियों मैंने बात की है, ठीक है। और जो रेफरेंस वाली मैंने बात की थी पिछले क्लास में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक बात अगर मैं अभी बोल दूं फिर से, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बात की थी और फिर मैं न्यूटन्स की लॉ जब समझाऊंगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही अच्छे से बात करूंगा, बिकॉज उसके बिना आप न्यूटन का लॉ छोड़ो, न्यूटन का लॉ तो समझ में आएगा ही नहीं आएगा, और इंजीनियरिंग अच्छी भी नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा इंजीनियरिंग का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक बात याद रखना फिर से, क्योंकि मैं पहले से बताता जा रहा हूं, क्योंकि लोगों को ये जल्दी समझ में आती नहीं है ना, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो प्लेस होता है, वो लोकेशन होता है जहां पे किसी भी उस लोकेशन पे किसी भी दो बिंदु की बीच की दूरी कभी बदले ना। जैसे ये एक लोकेशन है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर मैंने दो बिंदु बना दिया यहाँ पे और इनकी बीच की दूरी L है, अब मैं इसको यहां से देखूं, चाहे इसको यहां से देखूं, चाहे इस रूम के कोने से देखूं, इस लोकेशन पे इस दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है? L ही रहेगी। तो ऐसा लोकेशन जहां पे दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे कि मैंने दो बोतल रख दिया रूम में और दो बोतल के बीच की दूरी कुछ 1 मीटर है, तो इस लोकेशन पे जहां से आप देख रहे हो इस रूम से, इसकी बीच की दूरी कभी चेंज होगी क्या? जब तक आप छेड़छाड़ ना करो, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 मीटर पे बोतल रखा हुआ है तो रखा रहेगा टेबल पे। तो ऐसा लोकेशन जहां पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, उस जगह को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको इतना समझना है, बाकी में इतना ध्यान रखना। और पिछली क्लास में मैंने और कुछ बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, फिर मैं न्यूटन का लॉ समझाऊंगा तो उसमें फिर आपको पूरा बताऊंगा। बट इतना ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द लोकेशन जहां पे एट विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा इसमें आप अगर इस रूम में हो, अगर दो बोतल अगर टेबल पर रखी है, उनके बीच में कुछ दूरी है, तो वो उतनी ही रहेगी। इस रूम में इस दरवाजे के पास से देखो, खिड़की के पास से जाके बोतल देखो, दूरी उतनी ही रहेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे हम जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ऐसे लोकेशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इसकी बहुत ही जरूरी पड़ती है इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि न्यूटन का लॉ भी समझ में नहीं आएगा, न्यूटन का लॉ खुद इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं। फिर फ्रेम की बात आ गई ना, तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे मैं जब न्यूटन की लॉ आऊंगा तो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जिक्र करूंगा मैं। एब्सोल्यूट फ्रेम क्या होता है, कुछ मिला क्या आज तक एब्सोल्यूट फ्रेम में? बात करूंगा एब्सोल्यूट फ्रेम क्या होते हैं, इनर्शियल भी बात करूंगा, नॉन इनर्शियल भी बात करूंगा। जो मैंने अभी बताया, एक ऐसा लोकेशन जहां पे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज ना करे, वो लोकेशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्यों बनाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि हम किसी पार्टिकल, किसी बॉडी की मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, तो हम एक फ्रेम में जाके बैठ के हम चाहते हैं उसकी स्टडी करें। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इस फ्रेम में अगर किसी बॉडी को देख रहे हो, अगर वो रेस्ट में है तो किसी और फ्रेम में मूव कर रही होगी, ये भी होता है। ऐसा भी होता है फिजिक्स में। जैसे एग्जांपल, इस फ्रेम में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, विराम में है, किसी और फ्रेम से, किसी और लोकेशन से ये बॉडी मूव कर रही होगी। जैसे एग्जांपल, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के जो सहयात्री होती हैं, अगर आप अंदर देखोगे तो क्या लगेगा? सब लोग रेस्ट पे हैं, जो अपने स्थान पे वहीं बैठा है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर देखना स्टार्ट कर दिए तो लगेगा पोल पीछे जा रही है, पैर पीछे जा रही है, कोई इंसान दिखा वो भी पीछे जा रहा है, तो मूव करने लगे। लेकिन वही अगर ग्राउंड पे जाके देखोगे तो ग्राउंड पे देखोगे तो क्या दिखेगा? पैर वहीं खड़ा है, पोल वहीं खड़ा है, इंसान जो अगर सामने है वही खड़ा है। लेकिन ट्रेन के आदमी क्या लगेंगे? वो आगे जा रहे हैं। तो ट्रेन से देखे तो ग्राउंड पे सारा पेड़ पौधा पीछे जा रहा था, जब ट्रेन आगे जा रही थी तो ग्राउंड पे, जमीन पे जो पेड़ पौधे, पोल हैं, कोई इंसान है, वो सारे पीछे जा रहे हैं, तो मूव करने लगे।
लेकिन वही आप ग्राउंड पे चले गए तो पेड़ पौधा स्थिर है, लग रहा है हाँ भाई खड़ा है तो खड़ा है यहीं पे, लेकिन गाड़ी ट्रेन आगे जा रही है तो उसके अंदर इंसान क्या लगेंगे, वो मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो जो चीज एक जगह से कहीं स्टेशनरी है वो चीज कहीं और जगह से मूविंग लग सकती है, मूव करता आपको लग सकता है। ध्यान रखेंगे, और चीजें मैं बताऊंगा, धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व करते जाए। अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब मैं स्केलर वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, स्केलर वेक्टर। ठीक है, क्या है स्केलर, ठीक है, और क्या है वेक्टर, और मैं अभी जाके आपको स्केलर वेक्टर की डेफिनेशन फेल कर दे रहा हूं। ठीक है, इन एग्जैक्ट आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ा है वो एग्जैक्ट नहीं है, उससे आप स्केलर वेक्टर को समझ नहीं सकते हैं। कैसे, ये देखेंगे। स्केलर एंड वेक्टर्स क्या है ये, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं जो आपने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बचपन में, क्या जवानी में भी वही पढ़ रहे हो अभी तक। स्केलर के पास हैज ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण होता है इसके अंदर। उसको ऐसी राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने एक नाइव डेफिनेशन है, सिंपल माइंडेड डेफिनेशन जो आपने एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है, बट दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, दीज आर नॉट द एडिक्वेट डेफिनेशन, दीज आर नॉट द रिगरस डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर जो मैं लिखने वाला हूं। ये सफिशिएंट नहीं है स्केलर वेक्टर को समझने के लिए। वेक्टर हैज बोथ, क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, एंड दिशा होती है, डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर के पास ये दोनों है, आपने नॉर्मल पढ़ा है। तीसरा आप ऐड कर सकते हो कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो, उसको अभी छोड़ दो। ठीक है, बट आई वांट टू से दैट कि स्केलर एंड वेक्टर जो है मैंने डेफिनेशन दिया है, दीज आर नॉट द एडिक्वेट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कमियां है इसके अंदर। क्या कमियां है अभी मैं बता रहा हूं क्या है। अगर मैं स्केलर की बात करूं, मैग्नीट्यूड होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन लेता हूं, एक एक्स वाई प्लेन लेता हूं, और वो एक्स वाई प्लेन ये रहा आपके बोर्ड के सामने, बोर्ड पे, और ये एक्स ये वाई, इस प्लेन में, ये प्लेन जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है ना, 2D बोर्ड के प्लेन में है, और ये दोनों के दोनों है एक्स वाई एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस प्लेन में मैं एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट पी। इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट की जो लोकेशन है, इस ओरिजिन से एक्स यहां और यहां से ये वाई। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाता है कि कहां पे है, ये प्लेन में कहां पे है, तो एक्स कॉमा वाई पे है। ठीक है, अब एक्स जो है, अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर आपको निगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। तो एक्स रन प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो सकता है, तो एक्स जो है कहां से कहां मूव कर सकती है, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। वाई जो है वो कहां से कहां रन कर सकती है, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और ये मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं P, उसके कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, और इस प्लेन में x जो है वो प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी हो सकती है, जा सकती है, और y आल्सो रन फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं कि क्यों स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन फिर भी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आप देखो अभी कैसे फेल कर रहा हूं। x जो है आपने प्लस से माइनस की बात कर रहे हो, यानी कि डायरेक्शन की बात होगी ना, प्लस माइनस लगा रहे हो तो डायरेक्शन है, तो मैं काम करता हूं x का मॉड ले लेता हूं, x का मॉड ले लिया, डायरेक्शन खत्म। अभी प्लस माइनस से प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी एक्स रन कर सकता है ना, इस एक्सिस पे प्लस से माइनस जा सकता है एक्स, तो प्लस माइनस डायरेक्शन बता रहा है ना कि इधर और इधर। मैं इसको प्लस माइनस को हटाता हूं और मॉड एक्स ले लेता हूं। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मॉड जब लगाते हैं तो क्या मतलब उसका, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ एक्स के पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और स्केलर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, पढ़े हो। तो क्या मॉड ऑफ एक्स इज ए स्केलर, क्या ये स्केलर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ। अब तो आप पढ़ते हो कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैंने मॉड ऑफ एक्स ले लिया, तो एक्स और मॉड लगा दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो क्या ये स्केलर है, क्योंकि स्केलर के पास तो मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ। तो क्या ये स्केलर है, इज इट स्केलर, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड हो गई, एक्स की मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है तो आप स्केलर बोलते हो। तो क्या मॉड ऑफ एक्स स्केलर है, अभी फंसे, पढ़ते आ रहे हो, कभी सोचे इस तरीके से कि आपने मैग्नीट्यूड बोल दिया, हर मैग्नीट्यूड वाले चीज को स्केलर बोल दोगे, कुछ नहीं, लो तो बोलो मॉड ऑफ एक्स स्केलर है,
मॉड ऑफ एक्स के पास मैग्नीट्यूड है ना, मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो क्या ये स्केलर है? नहीं, नो। तो जितने लोग पढ़ के आए हैं और जहां जहां उनको समझा देंगे, नो। हर मैग्नीट्यूड होने जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां होती हैं, उनके पास मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर हो जाए, दिस इज नॉट राइट। यहां पे मैंने दे दिया। लेकिन अगर इसको समझाने चलूं मैं कि क्यों नहीं है, तो इसकी फिजिक्स की दुनिया अलग है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो चीजें नहीं पढ़ते हो आप लोग। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझने पड़ेंगे। वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग रोटेशन बोलते हैं, और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें आप रिफ्लेक्शन बोलते हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस का, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इन चीजों को डिफाइन करते हैं, जो कि आप नॉर्मल बुक्स में नहीं पढ़ते हो, ठीक है, और कोई पढ़ाता भी नहीं है, बिकॉज बहुत ही एक बहुत ही अच्छी की इमेजिनेशन चाहिए आपको यहाँ पे इन चीजों को समझने के लिए इस तरीके से। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे, और मैं इनके लिए अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, जिनको देखना होगा कि हाँ स्केलर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो ये फिजिक्स नहीं होगी, वो अलग फिजिक्स होगी, थोड़ी सी अलग वे में होगी, है ना। बट आप यहां याद रखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स एक स्केलर नहीं है, जबकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी स्केलर नहीं है। आपने जो पढ़ा है कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, दीज आर नॉट द रिग्रस डेफिनेशन ऑफ स्केलर। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। आई एम गोइंग टू पंचर आउट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर व्हाट यू रीड इन योर एलिमेंट्री फिजिक्स, ठीक है। आपने जो पीछे पढ़ के आए हो 11th क्लास 12th क्लास में, जो आज भी पढ़ रहे हो, कोई भी हो, उनको बता देना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से स्केलर नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जांपल यहां पे है, मॉड ऑफ एक्स स्केलर नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझाने के लिए मैंने बताया ना, मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने पड़ेंगे, आपके उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन वहीं से आता है, और आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या नॉर्मल फिजिक्स में आप नहीं पढ़ते हो वो चीजों को, ठीक है। लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के, वो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देख लीजिएगा, अलग से मैं बता दूंगा उसको कि कैसे आप स्केलर डिफाइन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह क्या होते हैं। जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग यूज करते हैं, रोटेशन यूज करते हैं, उसके आधार पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। लेकिन फिर भी मैं पिछली क्लास से आपको बोला हूं कि कुछ यहाँ पे अलग जरूर दूंगा, वो अभी मिलने वाले हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जैसे ये वेक्टर स्केलर डिफाइन हो गए ना, जिस रास्ते से, जो मैं नहीं बता रहा हूं, उस रास्ते पे स्केलर और वेक्टर के टाइप्स ही बन जाते हैं। टाइप्स, प्रकार, आपने टाइप्स नहीं पढ़े होंगे, बट उस रास्ते पर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि अलग वीडियो बनेगी, कभी बना के आपको बता दूंगा, उसमें आपको स्केलर और वेक्टर के टाइप भी मिल जाएंगे। स्केलर जो होते हैं वो ट्रू स्केलर और स्यूडो स्केलर होते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो भी ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर होते हैं। ट्रू वेक्टर जिसको हम लोग पोलर वेक्टर बोलते हैं, और स्यूडो वेक्टर जिसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। आप सुना, और टाइप्स तो और नहीं सुने होंगे, अभी तो डेफिनेशन में ही चीजें गड़बड़ थी। तो ये चीजें हैं, मैं अभी बता दूंगा, और उन चीजों को आप नोट कर लेंगे, कौन कौन से वेक्टर ट्रू स्केलर में आते हैं, कौन कौन से वेक्टर ट्रू वेक्टर आते हैं, कौन कौन से वेक्टर स्यूडो वेक्टर होते हैं। आपको एग्जांपल दे दूंगा, कभी क्वेश्चन आया कि ये ट्रू वेक्टर है या ये स्यूडो वेक्टर है, तो ऑप्शन में टिक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी बुक में मिलेगा नहीं, और IIT का प्रोफेसर कब बना देंगे क्वेश्चन कोई नहीं जानता है। तो आप इतना तो याद ही रखेंगे कि कौन किस में आते हैं। लेकिन हाँ, इनको डिफाइन करने का एक प्रॉपर तरीका है, जो कि वो अलग फिजिक्स है, वो अलग वे से चलती है, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं, अदरवाइज पढ़ा देता है। तो ये हो गया, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट ए स्केलर। ये समझ में आ गया आपको। अब वेक्टर की डेफिनेशन गलत साबित कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ना, सीधी सी बात है, एग्जैक्ट नहीं है। अभी कैसे देखते जाओ, अब खोजने मत लगना बुकों में जल्दी कि कहां लिखा है ये चीज, तो खोजते रह जाओगे। पर इतना मान लो मैं बता रहा हूं है चीजें, ठीक है। क्या है वेक्टर, तो आप बोलते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, और ट्रायंगल लॉ वगैरह बोलते हो, फॉलो करें। तो ट्रायंगल लॉ को छोड़ता हूं, डायरेक्शन को पकड़ता हूं। और डायरेक्शन में जब आपने बोला डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो दिशा होती है ना, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में, यहां तक तो कोई सोचता भी नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो लोग आंसर देंगे, और इसका आंसर थोड़ा सा पढ़ा लिखा जो होगा वो आंसर देगा विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं फिर अभी गलत साबित करूंगा, तो आंसर क्या यहां से आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू सम। मैं यही बोलूंगा, आप अजूबा हो गए इस चीज को समझने वाले, बिकॉज आपको आज तक किसी ने समझाया है, पता नहीं कोई समझाएगा कि नहीं आगे, बट आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल गई है, ये सबको दे देना है
ताकि ये समझ जाए लोग कि क्या होता है स्केलर वेक्टर। बहुत सिंपल स्केलर बोल दिया, वेक्टर बोल दिए। देखो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ ऐसा फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, ऐसा मतलब है फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये उन्होंने बताया। मैंने पूछा डायरेक्शन बताओ किसके रिस्पेक्ट में, तो मैंने पूछा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डायरेक्शन। तो किसी ने आंसर दिया कि डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन आई विल रिप्लाई there is no such fixed coordinate system and who gives you this coordinate system anyway। ऐसी कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है कोई। आपको कौन देगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कि आप बोल दोगे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन डिफाइन कर दो। देयर इज नो सच फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हु गिव्स यू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एनीवे। कौन देगा ये सिस्टम आपको, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन देगा आपको? ऐसी कोई फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से गए। जो आप बोल रहे थे कि सम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोई फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है ना। और ये देगा कौन आपको? आप कहीं से भी ले लोगे क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए फिक्स्ड, तो कुछ ऐसा नहीं है। दैट्स मीन्स वेक्टर की जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, दीज आर नॉट द एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ये एग्जैक्ट नहीं है, कुछ इसमें इनएक्यूरेसी है। उसको आपको मैं इस रास्ते से, जिस रास्ते पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है, इस रास्ते पे आप इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, स्केलर वेक्टर को डिफाइन करना है तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यूज करना पड़ेगा, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अलग से वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। आप मूवी देखते हो 3 घंटे का, तो 2-3 घंटा ये देख लेना, ताकि आपको जिंदगी भर क्लियर हो जाए कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। लेकिन फिर भी पिछली क्लास से कुछ नया बताना है इसमें, तो वो देखो क्या नया बता रहा हूं मैं। ये ध्यान रखोगे, वेक्टर स्केलर की डेफिनेशन, कभी कोई मैग्नीट्यूड बोले बता देना भैया मॉड ऑफ एक्स बताओ क्या है फिर। ठीक है, जब कोई डायरेक्शन बोले कि डायरेक्शन भी होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फिर पूछ देना क्या आगे सम फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई बोले ऐसे कि किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, बोला ये कौन देगा? ऐसा कोई फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता नहीं है ना। हु गिव्स यू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन देगा ये? तो कुछ नहीं है। डायरेक्शन जो आप डिफाइन कर रहे हो ऐसे कुछ नहीं है, और चीजें वेक्टर में आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर वेक्टर की डेफिनेशन आएगी। लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए आपको स्केलर में तो नहीं दूंगा टाइप्स, बट वेक्टर के टाइप्स बता दे रहा हूं, क्योंकि स्केलर के टाइप्स में जाऊंगा फिर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बताने पड़ जाएंगे। आप टाइप्स याद रखेंगे, उसके एग्जांपल याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव तो आप टिक कर लेंगे, है ना। कभी आ गया मे बी, कोई नहीं जानता और टाइप ही याद करना है ना, तो याद रखेंगे। वेक्टर, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, ये पहली बार शायद मे बी यूट्यूब पे जा रहा है और ये वीडियो, ये पहली बार होगा कि कुछ टाइप भी बता रहा है कोई वेक्टर का टाइप। यू कैन इमेजिन दैट थिंग। क्या है ट्रू वेक्टर? कुछ वेक्टर, और ये कैसे डिफाइन होते हैं? ये वही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है जो आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, दो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसके हिसाब से हम लोग वेक्टर स्केलर को डिफाइन करते हैं। उस हिसाब से ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर, ट्रू वेक्टर, स्यूडो वेक्टर को एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, और ट्रू वेक्टर को पोलर वेक्टर भी बोलते हैं, पोलर। तो पहले तो आपने समझ गया कि वेक्टर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ट्रू वेक्टर और पोलर वेक्टर। ट्रू वेक्टर के एग्जांपल अगर देखो तो जो भी आप नॉर्मल सुनते हो वो सारे ट्रू वेक्टर में आएंगे। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, मैं पोजीशन वेक्टर पढ़ाऊंगा क्या होता है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, बट अभी आप एग्जांपल में समझे, याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन आ गया कि ट्रू वेक्टर के एग्जांपल बताएं, ऑप्शन में है तो आप टिक कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के बाद फोर्स वेक्टर, ये सारे ट्रू वेक्टर हैं। एग्जांपल आप याद रखेंगे। फोर्स वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो ना, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये सब किस में आते हैं? ट्रू वेक्टर। कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो किताब ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं, और ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन के। ट्रू वेक्टर का एग्जांपल कौन है? ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर हो, वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, लीनियर मोमेंटम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके सिंबल भी ध्यान रखो जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में। फोर्स वेक्टर की ये सिंबल है, पोजीशन वेक्टर की हम लोग नॉर्मल सिंबल ऐसे यूज करते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर की सिंबल ये होती है, वेलोसिटी वेक्टर की सिंबल ये होती है। ठीक है, और मोमेंटम वेक्टर जो लीनियर मोमेंटम है उसकी सिंबल पी से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सिंबल हम लोग ई से दिखाते हैं। ये कॉमन सिंबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल है, ये यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आर की जगह कुछ और यूज कर लो तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट नॉर्मली हम लोग फेमिलियर हैं इन सिंबलों से। ये है ट्रू वेक्टर के एग्जाम्पल्स। अब स्यूडो वेक्टर्स के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, ये नोट कर लो। कभी क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में तो आप कर लेंगे, आप ही करेंगे इंडिया में भी, समझ लो जो जो देखेगा वीडियो, क्योंकि बुक ढूंढ लो, जितने भी इंजीनियरिंग की बुक हो चाहे कोई भी हो, आपको मिलेगा नहीं ये चीज। ठीक है, और जो मैंने डेफिनेशन दे दिया स्केलर वेक्टर का वो भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, जितने भी खोजना है खोज लेना इंजीनियरिंग की, देश में कहीं भी जल्दी नहीं मिलेंगे आपको, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, क्योंकि आज तक किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। मे भी किसी ने पढ़ाया हो कि नहीं, ये चीजें पढ़ाया हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आज से वो खुश बनाए, अपने अंदर खुशी का वो इजहार करे कि आपको चीजें पता चली हैं कि वेक्टर के भी टाइप्स होते हैं। नहीं तो यहाँ से तो सीधा आप लोग स्टार्ट कर ले हो, तो चलो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये स्यूडो वेक्टर एक्सेल वेक्टर होगा। मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ डिफरेंट ही मिलेगा और कुछ अलग सीखोगे। तो क्वेश्चन तो मैं सारा करा दूंगा, सारा, सिविल सर्विसेज हो, गेट का हो, सब कराऊंगा, ईएससी का हो, सब कराऊंगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, सब यहीं पे होगा, यहीं पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन ये मैंने आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रूप में बता दिया। कभी क्वेश्चन आ गया तो बस याद रखना ये ट्रू में आते हैं, तो टिक मारो, काम खत्म। क्योंकि आईआईटी के फैकल्टी को ये चीजें पता होंगी, मैं जरूर पता होंगी, है ना, तो वो पूछ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल भी है लेकिन नॉर्मल बुक्स में रहते नहीं है तो डिफिकल्ट भी है। फिर स्यूडो वेक्टर कौन कौन से हैं? स्यूडो वेक्टर्स के एग्जांपल मैं बताऊं, बहुत ही फेमस, एंगुलर मोमेंटम, नाम सुना आपने? एंगुलर मोमेंटम, उसकी सिंबल जो होती है वो एल से दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। मैं बताऊंगा आपको एंगुलर मोमेंटम क्या है जब मैं टॉपिक पे आऊंगा तब। अभी के लिए आप याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसका क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं बताऊं आर क्रॉस पी। ठीक है, ये है, पर याद रखेंगे, मैं फॉर्मूला भी प्रूफ करूंगा, सब कुछ प्रूफ करूंगा। एक हो गया एग्जांपल स्यूडो वेक्टर का। दूसरा एग्जांपल बात करूं तो टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क को कैसे दिखाते हो? ठीक है, ऐसे, ये टॉर्क वेक्टर जिसका आप आर क्रॉस एफ बताते हो, ये भी प्रूफ करूंगा कैसे आता है। टॉर्क को मोमेंट ऑफ ए फोर्स, किसी भी फोर्स का मोमेंट लेते हो ना तो टॉर्क ही कहलाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज दिस न्यूटन मीटर, टॉर्क को न्यूटन मीटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, और जूल को भी न्यूटन मीटर में करते हैं, तो न्यूटन मीटर जूल हो गया वहां पे वर्क में, और टॉर्क में न्यूटन मीटर ही होता है। तो ऐसा क्या, सब बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो टॉर्क आर क्रॉस एफ, टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ ए फोर्स। अभी सुनते जाओ, सारा प्रूफ करूंगा आगे। ये भी क्या है? स्यूडो वेक्टर। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रू में था, मैग्नेटिक फील्ड स्यूडो वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे दिखाते हैं? यूनिवर्सली आप देखोगे ये सिंबल यूज किया जाता है, जो फेमिलियर है सिंबल, जो जिससे पूरी दुनिया में बुक्स में आप मिलेगा, मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूं, कोई भी ऐसा हुआ सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो पता चला है कि 2-4 बुक में है, बाकी बुकों में लिखा ही नहीं जाता है, तो एक कॉमन सिंबल है जो मैं यूज कर रहा हूं। ये सारे स्यूडो वेक्टर से कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दोगे, एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन में आ जाए कौन सा वेक्टर है, तो आप बता दोगे स्यूडो वेक्टर है। ठीक है, और उसका यहां पे भी फंसा देगा, स्यूडो वेक्टर नहीं डालेगा, एक्सेल वेक्टर डाल देगा, एक्सियल, तो एक्सियल भी उसी का मतलब है। ठीक है, एक्सेल वेक्टर। ये सब डिफाइन कैसे होते हैं स्यूडो एक्सेल? फिर मैंने बताया ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लॉस पढ़ने पड़ेंगे आपको, जो कि नॉर्मल फिजिक्स के बुक में आप नहीं पढ़ते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस में भी नहीं है वो चीजें। ठीक है, असली फिजिक्स का मजा तो वही है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर अलग से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स में तो नहीं, लेकिन अलग से जरूर बताऊंगा। जिसको जिसको देखना होगा वो देख लेना, तब आपको पूल पता चलेगा कि अच्छा वेक्टर स्केलर ऐसे डिफाइन होते हैं। और सिर्फ कारण है वेक्टर स्केलर को ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइन करने का, कारण है कुछ, क्यों? लॉज वगैरह जो डिफाइन करते हो ना, लॉ, न्यूटन का लॉ पढ़ते हो, ये लॉ वगैरह F इक्वल टू एम ए, एफ एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है, F इक्वल टू एम ए में F एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है। तो देखो वेक्टर का यूज कर रहे हो ना लॉ बनाने में, जितने भी लॉ बने हुए हो देख लो, सब में वेक्टर का लॉ यूज हुआ है, वेक्टर का।
तो कुछ खेल है यहाँ पे कि वेक्टर का यूज करके लॉज में हम जो लॉज बनाते हैं ना वो वेक्टर का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, कभी सोचा ऐसा? तो क्यों वेक्टर का यूज करते हो, स्केलर यूज कर लेते? कुछ कारण है, कुछ कारण है कि लॉज हम ऐसा चाहते हैं। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज टू ट्राई टू फाइंड आउट द रूल्स एंड द लॉज ऑफ नेचर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर स्पेशल स्टेटस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हेन द ऑब्जर्वर इज गोइंग फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, द लॉज रिमेन्स इनवेरिएंट, द लॉज रिमेन इनकॉन्स्टेंट, लॉज रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। कुछ समझ में आया? नहीं। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हो या एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और एक ऑब्जर्वर चांद पे खड़ा है, लॉज बदलने नहीं चाहिए। F इक्वल टू ma है तो ma है, लेकिन ये कब संभव है? जब आप वेक्टर का यूज करके लॉ को डिफाइन करोगे। F एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। जब आप वेक्टर का यूज करके लॉ डिफाइन करोगे, जैसे कि न्यूटन का लॉ F इक्वल टू ma, इसमें वेक्टर यूज किया ना, F एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। ऐसे अगर वेक्टर का यूज करके लॉ डिफाइन करोगे तो ऐसे लॉ जब बनेंगे ना तो वो लॉ इनवेरिएंट होंगे, ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेंगे कि कोई कहां से देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग लॉ डिफाइन करने में। नहीं मिलेगा बुक में, ध्यान रखना, मैं आगे बताते जाऊंगा, लेकिन इसको पूरा समझना है ना तो मुझे उस फिजिक्स के रास्ते में चलने पड़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैं अलग से बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं और तब डिफाइन करते हैं वेक्टर स्केलर क्या होता है। अभी के लिए इतना ही रखे याद, ठीक है? तो ये आपको एग्जांपल मिल गया वेक्टर के एग्जांपल्स। मैंने कुछ बताया था, कुछ डिफरेंट बताऊंगा, ध्यान रखेंगे इनका। कभी एग्जांपल क्वेश्चन आ गए ऑब्जेक्टिव टिक कर लेना, बस इतना ही आएगा। आपसे वो नहीं पूछेगा किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्यूडो वेक्टर बनते हैं, किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ट्रू वेक्टर बनते हैं, आपसे नहीं पूछेगा ये चीज। लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको वीडियो मिलेगी, आपकी इच्छा है, मूवी देखने से अच्छा है कि वो वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि कुछ सीखने को मिल जाएगा। मूवी 3 घंटे देखने से अच्छा है कि 2-4 घंटे वो देख लोगे, अलग अलग 4 लेक्चर, तो वो सीखने को मिलेगा। नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम में टेंशन ना लो, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछ सकते हैं मे बी मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं स्केलर नॉर्मल वे में चलता हूं, जैसे आप लोग डिफाइन करते हो ना नॉर्मल वे, उसमें कुछ इंप्रोवाइज करके, कुछ इंप्रूव करके चीजों को बताऊंगा। इस नॉर्मल तरीके से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्केलर को, इसमें ही मैं कुछ ऐसा चीज बताऊंगा कि जितने एग्जैक्ट पहुंच जाए डेफिनेशन के पास, वेक्टर स्केलर की परिभाषा के पास कितना एग्जैक्ट पहुंच सकते हैं, इस रास्ते से उतना मैं पहुंचा रहा हूं, आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। स्केलर, ठीक है। फर्स्ट ये वीडियो सबको दे देना, शेयर कर देना, ताकि लोग पढ़े समझे कि भैया क्या है स्केलर। स्केलर के पास क्या बोलते हो आप लोग? मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, हैज ए मैग्नीट्यूड, जो आपने पहले पढ़ा उसको याद रखेंगे। ये नॉर्मल वे से बता रहा हूं, लेकिन इसमें इंप्रोवाइज करके बताऊंगा भी चीजें। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी भौतिक राशि होती है जिसके पास एक परिमाण होता है, एक मैग्नीट्यूड होती है। एग्जाम्पल, मास, हिंदी नहीं लिखूंगा, मास, मास केजी में, ठीक है। अब बताओ कि मास अगर 5 केजी है, 10 केजी है, 20 केजी है, किसी का मास 50 केजी है, किसी का 100 केजी है, 1000 केजी है, हाथी का मास, तो मास में दिशा का कोई रोल है क्या? डायरेक्शन का कोई मीनिंग निकल कर रही है क्या डायरेक्शन का? 50 केजी है, मैग्नीट्यूड समझ में आ रही है 50 केजी, ठीक है, लेकिन दिशा का कोई मतलब समझ में आ रहा है कि मास में कुछ दिशा हो, कोई फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए। दिशा में ले लूंगा, स्केलर में दिशा डिफाइन कर लूंगा, फिजिकल मीनिंग बताओ दिशा का क्या है। मास में अगर 20 केजी है तो इसका दिशा का मतलब क्या है? 20 केजी मास, अब दिशा क्या मतलब है? अगर डायरेक्शन का क्या मतलब निकल के आएगा? यहाँ पे कुछ मतलब नहीं निकल के आएगा, फिजिकल मीनिंग ही कुछ नहीं निकल के आ रही है। तो डायरेक्शन का जब कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है और सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं कि 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर। एक एग्जांपल। दूसरा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ले लो नॉर्मल, तापमान। अब बताओ कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, मान लो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपसे कोई पूछता है तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर कितनी है, बुखार लग गई, 100 पे पहुंच गई है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस मत बोलना, उबल जाओगे। तो कोई पूछे दिशा कितनी है टेम्परेचर की, तुम कहोगे पागल हो क्या, टेम्परेचर की दिशा क्या हो सकती है भाई? मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, एक मैग्नीट्यूड है 37 डिग्री सेल्सियस भाई हमारी बॉडी टेम्परेचर है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
दिशा का कोई मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर में, तापमान में दिशा कहाँ है भाई? इसकी तापमान की दिशा 37 डिग्री सेल्सियस की दिशा किधर है? कोई मतलब समझ में आ रही है क्या? नहीं। इसीलिए ऐसे क्वांटिटी जिसमें दिशा का कोई फिजिकल मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, परिमाण से काम चल जा रहा है, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलोगे? स्केलर। तीसरा क्या है कि अगर कोई दिल्ली से तैयारी करने का, यूपीएससी वाले बहुत जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, भोपाल पटना से कोई गया तैयारी करने के लिए दिल्ली ट्रेन से, ठीक है, तो कुछ दूरी तय किया, ठीक है, दूरी तय किया, कुछ पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? जितना पार्टिकल या बॉडी कुछ डिस्टेंस तय करती है। अब डिस्टेंस तय किया मान लो 300 किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ से पटना से मुंबई कितना दूर है, पटना से दिल्ली कितना दूर है, तो आपने बोला 900 किलोमीटर, ठीक है, मान लो, ठीक है। दिशा क्या है? दिशा क्या है? कोई मतलब है दिशा का यहाँ पे? भाई दूरी पता चल गई 900 किलोमीटर, क्लियर हो गया कि हाँ पटना से दिल्ली 900 किलोमीटर है। अब दिशा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे दिशा का पाथ लेंथ अगर कवर कर रहे हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में दिशा का कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, वहां पे दिशा का मतलब हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मत जोड़ देना यहाँ पे विस्थापन। ये दूरी है, पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ आपने कवर किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये अगर बात करूं तो इसमें दिशा का कोई फिजिकल मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रही है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पाथ कितना आपने ट्रेवल किया, कैसे भी, यूं 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 यूं, तो ये पूरा पाथ ये सारा आएगा, सारा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो इनिशियल से फाइनल जोड़ दो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात करोगे तो यूं गए, ये पूरा करो, ये पूरा। अब आपसे कोई पूछे कि दिल्ली से चले ऐसे ऐसे रास्ता से मूव करते हुए पटना पहुंचे, दिशा क्या है? कोई मतलब है? कहां दिशा भाई? यहां दिशा ये है, यहां दिशा ये, यहां दिशा, क्या दिशा? कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इतना पता है कि कितनी दूरी आए हो मूव करते करते हैं, ये पता है कि कितनी दूरी, कितना किलोमीटर चले हो। तो ऐसा चीज जिसमें मैग्नीट्यूड बता पा रहे हो कि इतना दूरी मैंने चला, लेकिन दिशा का कोई मीनिंग ही नहीं निकल में आ रहा है कि भाई दिशा यहां चले तो यहां इधर जा रहे थे, यहां पे टेंजेंट खींचोगे यहां जा रहे थे, यहां इधर जा रहे थे, दिशा का कोई मतलब नहीं निकल के आ रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है कि भाई ये पूरा मूव करते हुए कितना किलोमीटर तुमने चला है, ट्रेन से, बैलगाड़ी से, चाहे पैदल। तो इससे समझ में क्या आती है कि मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस के पास, जो पाथ आपने चला है, पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ, पाथ की लंबाई। तो इससे क्या समझ में आया कि मैग्नीट्यूड है, दिशा का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो ऐसी क्वांटिटी स्केलर। डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगा? इनिशियल चले थे, घूम के फाइनल यहां पहुंचे, तो इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे ना, सरल रेखा से, स्ट्रेट लाइन से, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहां पे डायरेक्शन का मतलब समझ में आती है क्या? देखो ये डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये डायरेक्शन है, तब ये जाके डिफाइन हो जाती है क्या? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। वो बाद में बताऊंगा मैं भी, ठीक है, अभी तो बस स्केलर समझो, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया? पाथ लेंथ और डिस्टेंस। पाथ लेंथ कितना आपने पाथ ट्रेवल किया, तो उसकी लंबाई होगी ना, कितना ट्रेवल किया, पाथ लेंथ, ये हो गया। चौथा एरिया। अब एरिया में तो बड़ा लोचा है इंजीनियरिंग में, और खासकर तो 11th-12th क्लास के बच्चे तो हमसे बहुत पूछे हैं, सर एरिया अगर स्केलर है कि वेक्टर है? अगर मैंने बोला स्केलर, तो सर एरिया वेक्टर क्या होता है फिर? ऐसा पूछते हैं। अगर एरिया स्केलर है तो मैंने बुक में एरिया वेक्टर भी पढ़ा है, तो ये एरिया वेक्टर क्या है फिर? कंफ्यूजन बहुत पड़ा। एरिया स्केलर है, लेकिन यस आप एचएमटी में पढ़ोगे, अलग अलग जगह पे एरिया वेक्टर भी डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एरिया वेक्टर, यहां तो वेक्टर लग रही है एरिया के साथ, और मैं बोल रहा हूं एरिया स्केलर होता है। सोचो, यस एरिया स्केलर है, मैं इसको प्रूव करूंगा कैसे है, और एरिया वेक्टर क्या होती है मैं उसको प्रूव करूंगा क्या होता है। ये चीजें प्रूफ करने वाला को कोई मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। बहुत ही, ये बोलना बहुत आसान है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ फॉलो करके दिखाओ तो भैया। बोलना कितना आसान है कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है तो वेक्टर, नहीं किया तो स्केलर। कैसे? थोड़ा दिखाओ कहां फॉलो नहीं किया, बोर्ड पे प्रूव करके दिखाओ, फिजिकली समझा के दिखाओ। करंट क्या है? करंट स्केलर। जबकि करंट के पास मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और करंट किसी वायर में फ्लो करती है तो डायरेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता तो दिखाओ तो कहां नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। करंट क्या है? पांचवा, करंट। करंट क्या है? स्केलर। लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, और करंट स्केलर है। क्या हो गया भाई, इतना क्या धर्म परिवर्तन हो गई?
करंट को तुमने स्केलर बोल दिया, करंट डेंसिटी को वेक्टर बोल दिया, ये तो धर्म परिवर्तन हो गई। करंट स्केलर है, धारा स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर हो जाती है। तो ऐसा क्या हो गया कि करंट डेंसिटी वेक्टर हो गई और करंट स्केलर है? ऐसा क्या हो गया कि एरिया एक स्केलर है और एरिया वेक्टर भी डिफाइन कर देते हो? क्या है ये? क्वेश्चन तो इजी लगवा दूंगा मैं सारा। ये नहीं समझे तो जिंदगी भर लगेगा। मैं जानता हूं, एक्चुअली नहीं जानते हो, तो मुझसे पढ़ रहे हो तो जान लो, ठीक है? और सबको बताना। ये करंट हो गया। छठा एग्जाम्पल, एरिया हो गया। अगर एरिया है, कुछ वॉल्यूम अगर मोटा ताजा हो गए तो वॉल्यूम भी तो घेरोगे ना कुछ रूम में, तो वॉल्यूम भी तो है। अब बताओ, वॉल्यूम पूछूं कि बताओ इसका दिशा क्या है? कोई समझ में आ रही है? लेकिन ये अगर कोई पूछे कि इस रूम की वॉल्यूम कितनी है, तो 3 मीटर क्यूब, कितनी है तो 10 मीटर क्यूब, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, परिमाण इतना, लेकिन दिशा, इस रूम की दिशा कहाँ है भाई? तो भाई दिशा तो सब कुछ है, इधर भी इधर भी इधर भी। दिशा का कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है, कुछ फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए। कुछ भी दिशा बोल रहे हो तो फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं है वो दिशा जोड़ना। बिना मतलब का दिशा नहीं जोड़ सकते हो किसी क्वांटिटी में। तो वॉल्यूम मैग्नीट्यूड है, दिशा का कोई मतलब निकल के नहीं आ रही है। करंट में दिशा है, दिशा है, लेकिन ट्रायंगल लॉ वगैरह एडिशन वगैरह करोगे तो उसका फिजिकल मीनिंग निकल के नहीं आएगा। मैं वहां पे प्रूव करूंगा कि एडिशन का एडिशन कर लो, ठीक है, जबरदस्ती जोड़ने को तो जोड़ लोगे, फिजिकल मीनिंग निकल के आना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं है ये। फिजिकल मीनिंग वो जोड़ का, उस जोड़ का फिजिकल मीनिंग कुछ निकल के आया तो हाँ आया है, तो वेक्टर डिफाइन कर लो। अगर किसी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है, वो ट्रायंगल लॉ से एडिशन करके कोई फिजिकली मीनिंग निकाल पा रहे हो, कुछ फिजिकली समझ में आ रही है, अच्छा ये फिजिकल मीनिंग है, तब जाके बोलोगे वो वेक्टर है। फिजिकल मीनिंग जोड़ने से नहीं निकला, अब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ फॉलो भी करा दिए, अब फिजिकल मीनिंग निकल नहीं रही है, और फिजिकल मीनिंग निकलेगी भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ फॉलो ही नहीं होगा। करंट में, करंट में यही हाल होती है, ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं होता है। मतलब एडिशन तो कर लोगे, फिजिकल मीनिंग निकलेगी नहीं। फिजिकल बताओ ना, मतलब क्या है? फिजिकली मतलब कुछ समझा दो, कुछ मतलब निकलता नहीं है, मैं प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो ये हो गई 6, ठीक है? और लो भाई, एक द्रव्यमान होता है, अगर उसको आयतन से डिवाइड कर दिए तो एक बेचारा एक और क्वांटिटी बन जाती है जिसका कोई दिशा का मतलब नहीं है, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम करते हो ना, तो मास क्या है? स्केलर। वॉल्यूम क्या है? स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड है, दोनों में दिशा का कोई मतलब नहीं है। अब बेचारा दोनों से एक बच्चा पैदा होता है, डेंसिटी, उसका भी दिशा का कोई मतलब नहीं है, उसमें भी मैग्नीट्यूड है, केजी पर मीटर क्यूब, 2 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एयर की डेंसिटी 1.2 लगभग केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन दिशा कोई पूछे, भाई डेंसिटी की दिशा बताओ, बता दो, फिजिकल मीनिंग क्या है? फिर बोले, जैसे ही दिशा तुमने बोला तो मैंने पूछा फिजिकल मीनिंग क्या है दिशा का, जल्दी बताओ। फिजिकल मीनिंग नहीं निकल के आएगी, इसीलिए फिर मैग्नीट्यूड से काम चलाओ, इसीलिए ऐसी क्वांटिटी को स्केलर बोलेंगे। 7 मैंने बता दिया, अभी और भर दूंगा, अब तुम खोजना और क्या क्या है, ठीक है? तो ये स्केलर था, ठीक है? ऐसी राशि, फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड डजंट मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन एनी मीनिंग, कोई भी दिशा का कोई मतलब निकल के ना आए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, नोट करो। अब आओ वेक्टर में, मैं जो करंट वगैरह लिखा हूं ना, ये सारा प्रूफ करूंगा मैं। क्वेश्चन तो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे, बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो हमेशा आईआईटी के इंटरव्यू में जाओगे तो भी बता दोगे। अगर यहाँ पूछ लिए बच्चा सब तो निकल गया, एमटेक करना है, अच्छा किससे करना है, अच्छा ये बता दी, ये ब्रांच से करूंगा, अच्छा एक काम करो, वेक्टर क्या होता है बताओ। तुम्हारा सर वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करता है। बोला आईआईटी का फैकल्टी है, वो पीएचडी करके बैठे हैं, ट्रायंगल लॉ। अच्छा एक काम करो बेटा, करंट तो पढ़े होगे एस.सी. वर्मा के बुक में कि करंट स्केलर होता है क्योंकि ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। तो थोड़ा थोड़ा ये पेन लीजिए और थोड़ा कॉपी लीजिए, दिखाइए कहाँ ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अरे सर मैं तो बस रटा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना जानता हूं कि वेक्टर कैसे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? तो वो कहेंगे आईआईटी के फैकल्टी तो जाइए, यहाँ क्वेश्चन करने वाले नहीं चाहिए सिर्फ, ये आईआईटी है, ये खोपड़ी की जरूरत है, खोपड़ी कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, पता चला करंट वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, और तो बता भैया कैसे, कॉपी पे बता कर दिखाओ, ठीक है? बार्क के इंटरव्यू में जानते हो ना, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां तो यही पूछते हैं, वहां थोड़ी ना तुम बोल दो कि ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, बस दिखाओ तो थोड़ा कैसे नहीं करता है। नहीं दिखाए तो वापस, तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पता है ना तो सारा फॉलो करा लोगे, कैसे नहीं करता है।
और वहीं पे तुमको वो दे देंगे स्लिप, ले लो इतने, जो चाहिए वो भर लो, कौन सा चाहिए, ठीक है। ब्रांच एमटेक करने गए हो, चाहे जो भी करने गए हो, चाहे कहीं जॉब में जा रहे हो, आप जॉब में गए हो भैया, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैकेनिकल के कोई जॉब में जा रहे हो, कोई कंपनी है, रतन टाटा के जॉब में गए, ठीक है, रतन टाटा के कंपनी में गए, टाटा, वहां पे जो आपका जो इंजीनियर होगा, ठीक है, आप बोले सर मैकेनिकल है, अच्छा, तो इंजीनियर को दिमाग में ये नहीं आ सकता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, आएगा कि नहीं? तो मैं आईसी इंजन में बताऊंगा क्या पूछेगा आईसी इंजन में वो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन फिर भी वहां ये बोलोगे कि बस मैं इतना ही पढ़ के आया हूं, बताओगे तो नौकरी तुरंत मिलेगी, वो खुश भी होगा, बताएगा काबिल आदमी है। स्किल स्किल बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज ऑफ नो यूज, एक्सपीरियंस का कोई यूज नहीं है विदाउट स्किल, याद रखना। एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस को हेल्प कर सकता है, बस किसी के पास इंटेलिजेंस है तो एक्सपीरियंस पर्सन उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन हमेशा स्किल जो है ना, स्किल का हमेशा आगे पैदान होती है। स्किल के बदौलत देख लो एलोन मस्क को, देख लो सुंदर पिचाई को, वो स्किल है, स्किल, इतनी कम उम्र में स्किल बोलते हैं। स्किल रहेगा तो कहीं जाओगे, एक्सपीरियंस रहेगा तो हमेशा जिंदगी भर बोलोगे, यस आप बोलो मेरे पास एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, स्किल भी बोलो मेरे पास स्किल भी है, ठीक है। डिग्री करने से नहीं काम चलेगी, स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इज ऑफ नो यूज विदाउट स्किल, विदाउट स्किल एक्सपीरियंस इज ऑफ नो यूज, नो यूज, नो, है ना। यू आर पेड फॉर योर स्किल, यू आर पेड फॉर योर स्किल, नॉट फॉर योर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस के लिए पेड नहीं किए जाने चाहिए, आप अपने स्किल्स के लिए पेड कर किए जाओगे तो जिंदगी भर आप खुश रहोगे, नहीं तो जिंदगी भर ये गाथा गाते रहोगे, आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। स्किल हो ना, आगे निकल जाओगे। एक्सपीरियंस अपने जगह पे है, स्किल हमेशा आगे है, ठीक है। स्किल डेवलप करो। मैं बताऊंगा साइंस टेक्नोलॉजी में, बच्चा है कलाम सेट का नाम सुना, कलाम सेट सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो नासा ने लॉन्च किया है, कितने साल का बच्चा था वो, 16-17 साल का, एक्सपीरियंस थे क्या उसके बाद, है ना, डेवलप कर दिया दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। स्किल स्किल, एलोन मस्क स्किल स्किल पे काम कर रहा है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है बूढ़ा वो, ठीक है, तो करे, एक्सपीरियंस काम आती है लेकिन स्किल डेवलप करो। तो स्किल के लिए ऐसी क्वेश्चन है, ये करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तुमने बोला स्केलर है, तो बोलोगे क्यों, तो सर ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है, तो अब यहाँ पे आपकी स्किल की बात आएगी कि फॉलो नहीं करता है तो कॉपी पे दिखाओ कैसे फॉलो नहीं करता है, ये स्किल होता है। अगर आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है तो ये एक्सपीरियंस होता है रटाफिकेशन, मे बी रटाफिकेशन हो गया। तो जब ये वाली बात पढ़ के जाओगे ना तो मजा आएगा यार, क्वेश्चन देने में, एग्जाम में जाने में, इंटरव्यू में जाओगे तो डरोगे नहीं, पूछ ले, बार्क हो, इसरो हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, ऐसे मन में रहेगा कि पूछ लो यार, मैं तो पढ़ के आया हूं सही से, ठीक है। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतने लेवल पे स्किल बना के रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्किल डेवलप कर लो रॉकेट साइंस के लिए, नहीं जाना है रॉकेट साइंस के लिए तो क्यों इसकी स्किल डेवलप करोगे, जिसमें हो उसके लिए तो प्रॉपर स्किल होनी चाहिए ना, प्रॉपर होनी चाहिए। वेक्टर क्या है, वेक्टर, और उसमें और देख लो स्केलर में, ध्यान रखना 5 केजी का आदमी है तो 10 केजी का आदमी अगर और है और दोनों को एक जगह बैठा दिए तो 15 केजी हो जाएगा, है ना, वजन नहीं मास। तो तुम केजी को केजी में जोड़ सकते हो या केजी को माइनस भी कर सकते हो केजी में, ये दिक्कत है एक यूनिट में करोगे, यूनिट एक होनी चाहिए, मीटर प्लस मीटर, जैसे कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर ऐड कर लिए, 10 केजी माइनस 2 केजी सब्ट्रैक्ट कर लिए, 8 केजी आया, लेकिन एक यूनिट होना चाहिए, 5 केजी प्लस 2 केजी 7 केजी 7 केजी, एक यूनिट होना चाहिए केजी केजी, तब जाके ऐड कर पाओगे और तब जाके सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, एक यूनिट, याद रखेंगे एक यूनिट। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि 7 केजी का आदमी और 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया उसमें, है ना, 7 केजी का बच्चा है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया, तो भैया ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ मीनिंग है क्या यहाँ पे, तो कभी भी डिफरेंट यूनिट में नहीं जोड़ेंगे, स्केलर्स में डिफरेंट यूनिट में नहीं जोड़ेंगे, सेम यूनिट में जोड़ो, सेम यूनिट में घटाओ, ये चलेगा। डिफरेंट यूनिट में जोड़ घटाओ मत देना, जोड़ घटाना जो हो तो 7 केजी में 10 डिग्री सेल्सियस, 7 केजी में 3 केल्विन, ये मत जोड़ देना,
ऐसा नहीं चलेगा। स्केलर्स डजंट फॉलो दिस टाइप ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यू कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन द सेम यूनिट, सेम यूनिट, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर कोई करना है तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, सेम यूनिट डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे तो, या 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, तो एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेम यूनिट में डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे। बहुत यूनिट इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में या कहीं भी, फिजिक्स में यूनिट के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता। यूनिट में आधा लोग फेल हो जाते हैं, आधा तो यूनिट में ही चले जाते हैं। कोई किलोमीटर में दिया है, उसको किस में बदलू, मीटर में बदलू, सेंटीमीटर बदलू। तो एक प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए, यूनिट का एक रोल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब लेकिन डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, उसमें मजा आएगा आपको। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन समझाया मैंने, स्केलर का एडिशन सब्सट्रैक्शन एक यूनिट में करोगे। केजी को केजी में माइनस कर लेना, 5 केजी में से 2 केजी गया 3 केजी, केजी को केजी में जोड़ लेना, 5 केजी में से 2 केजी जोड़ दिए तो 7 केजी, 7 केजी में 10 डिग्री सेल्सियस मत जोड़ देना। जोड़ना है तो सेम यूनिट में जोड़ोगे, 10 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ोगे 12 डिग्री सेल्सियस, या घटाना है तो सेम में घटाओगे, 10 में से 2 घटाओगे तो 8। सेम यूनिट जोड़ना है तो सेम यूनिट, ठीक है। 7 केजी में 10 डिग्री सेल्सियस या 7 केजी कोई आदमी है उसमें 5 केल्विन जोड़ दिए, तो क्या मतलब निकलेगा भाई, 7 केजी में 5 केल्विन, कुछ मतलब निकला क्या। तो ऐसे नहीं करेंगे स्केलर में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम यूनिट में होना चाहिए, जोड़ और घटाओ सेम यूनिट। ये यूनिट का खेत लोचा है, बहुत ध्यान रखना है सब, स्केलर में ही ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन हाँ, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, मान लो कि तुमको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है स्केलर का, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, x इंटू वाई, क्या बना एक्स वाई, ठीक है। तो x जो है कि यूनिट कुछ होगी, इसकी भी कुछ यूनिट होगी, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों यूनिट की प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द यूनिट्स। कैसे एग्जांपल, एग्जांपल समझना है, इन दोनों यूनिट का प्रोडक्ट आएगा। जैसे एरिया, एरिया मान लो ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इसका ए और ये बी, चौड़ाई विड्थ ए है, लंबाई बी है, ये रेक्टेंगल है आयताकार, तो इसकी अगर एरिया निकालो तो क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी, और ये ए बी मीटर में है, ए मीटर में 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है, मीटर मीटर में सेंटीमीटर में। तो मान लो कि अगर 2 मीटर मैंने ए लिया और बी मैंने 3 मीटर ले लिया, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 मीटर 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 स्क्वायर। तो वही तो किया मैंने, देखो x 2 मीटर, y 3 मीटर, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, तो ए बी कितना हो गया, प्रोडक्ट करना है ना बोथ द यूनिट, देखो मीटर मीटर का प्रोडक्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर आ गया, समझ में आया। तो ये है कहानी कि यूनिट जो होंगी, जो भी यूनिट है उसका एक्स वाई करोगे। जैसे कि एरिया क्या है, ये ए और बी, तो ए ये हो गया, ये बी हो गया, ए का यूनिट मीटर में है, बी का यूनिट मीटर में है, तो एरिया जो निकलेगा क्या होगा, ए इंटू बी, जो मैंने यहां दिखाया था। तो ए यूनिट मीटर, बी यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मीटर स्क्वायर में, इसलिए मैंने लिखा प्रोडक्ट करना है किसका, यूनिट्स का, इन दोनों यूनिट्स का, इन दोनों यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा, ये एरिया है। तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कर सकते हो, डिवीजन में करना हो तो ये कोई बताते नहीं है, मैं बता दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन वगैरह करने में ना हवा में मत रहो, ठीक है, धुआं धुआं ना हो जाए कि भैया वेक्टर तो निकालना आ गया है और पता ही यूनिट में ही जूझ रहे हैं, कहां क्या करना है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर से मैं कुछ अलग बताऊंगा, मैं ये सब सोचा नहीं था बताने को आपको, मैंने ये सोच के रखा था आपको ये सब चीज पता होंगी, मैंने फिर भी सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज नहीं पता होगी, तो मैंने इसको सोचा कि बता ही दो। डिवीजन करना हो तो डिवीजन, मान लो डिवीजन कैसा कैसा डिवीजन, डिफरेंट यूनिट में कर सकते हो डिवाइड, एक्स और वाई है तो इसकी यूनिट अलग हो सकती है और इसकी भी यूनिट अलग हो सकती है, इन दोनों की अलग अलग यूनिट हो सकती है डिवीजन में। कैसे कैसे, मैं से एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने क्या बताया था कि यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट अलग हो सकती है। एग्जांपल एग्जांपल कहोगे, एग्जांपल तो भैया डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, देखो मास की यूनिट केजी, वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो मैंने बताया था ना यूनिट अलग हो सकती है दोनों की, देखो इसकी यूनिट केजी, इसकी यूनिट मीटर क्यूब, अलग अलग यूनिट है तो कर सकते हो। और ये दोनों यूनिट बनेंगे तो क्या बनेगा, डेंसिटी, जिसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो डिवीजन के दौरान आप अलग अलग यूनिट को डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
देखो केजी और मीटर क्यूब अलग अलग यूनिट है और बना उससे डेंसिटी घनत्व उसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में 5 केजी में डिग्री सेल्सियस मत जोड़ देना, है ना, या 5 केजी में 2 डिग्री सेल्सियस घटा दो, नहीं, वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस है तो 2 डिग्री सेल्सियस जोड़ सकते हो, 10 2 12 हो जाएगा, 10 है तो 2 घटा सकते हो, डिग्री सेल्सियस ही सेम यूनिट। यहाँ पे डिवाइड करना हो डिफरेंट यूनिट को डिवाइड कर सकते हो, उससे यूनिट एक क्वांटिटी बनेगी डेंसिटी जो कि स्केलर है, याद रखोगे। पिछला लेक्चर जैसा नहीं है, इसमें मैंने 10-20% एक्स्ट्रा चीजें डाल दी है, तो ये मत कहना कि पिछला लेक्चर रिवाइज कर दिया मैंने। अगर मैंने इसी लेक्चर को फिर से रिकॉर्ड कर दिया ना कल, तो फिर मैं 20% एक्स्ट्रा डाल सकता हूं। अभी स्केलर वेक्टर तुम मुझसे पढ़ेंगे, अभी स्केलर वेक्टर में मैं और भी चीजें डाल सकता हूं, और भी, अभी तो वेक्टर तो पढ़ाया नहीं, स्केलर में ही और भी चीजें डाल दूंगा। और वो दुनिया तो मैंने छोड़ के ही रखा है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, कि उधर स्केलर वेक्टर अलग ही डिफाइन होते हैं, तो चलो कैसे कैसे डिफाइन कर दूंगा अभी, बट ये वैसे कर रहा हूं जैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आईआईटी के लड़के हो जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई का या नीट वाले, उनको भी दे देना, गेट वाले हो इंजीनियरिंग वाले हो सबको दे देना, सबके लिए जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ वेक्टर, उससे ज्यादा मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन बता दिया आपको, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह सब्सट्रैक्शन वगैरह स्केलर का मैंने बता दिया, और उससे ज्यादा आप जरूरत नहीं आपको जानने की। वेक्टर क्या है वेक्टर, तो लो वही डेफिनेशन चिपकाता हूं जो आप जानते हो, लेकिन उस चिपका हुआ डेफिनेशन में जो आप पढ़े हुए हो ना, मैं उसमें भी एग्जैक्ट आपको लेके जाऊंगा कहीं और, एग्जैक्ट कितना पहुंचा सकता हूं वहां पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं वो नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में वेक्टर स्केलर को डिफाइन किया है, लेकिन ये रास्ते से भी मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन की ओर लेके जाऊंगा। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड जो पढ़ते हो, एंड इट ओवेज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ही नहीं हो सकता है, कुछ भी ये लॉ जो है ना ट्रायंगल लॉ, ये यही नहीं हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ भी हो सकता है, दोनों से सेम रिजल्ट आते हैं, एक ही रट के मत रखो, रट लिए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम से भी वही रिजल्ट आता है, एक बुक में लिखा है ट्रायंगल लॉ से फॉलो करना चाहिए, मैं कहना पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करा दूंगा मैं, तो भी वेक्टर होगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ट्रायंगल ट्रायंगल मत रटना, यहाँ पे भी मैंने आपको डिफरेंट बता दिया, ट्रायंगल ट्रायंगल मत रटना, सिर्फ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम जो है ना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी अगर फॉलो करा दूं, ट्रायंगल हटा दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर है। अब आओ थोड़ा सा इसमें मैं देता हूं आपको, नोट करो इसके एग्जांपल चिपकाता हूं। पहले मैंने वेक्टर का ट्रू वेक्टर स्केलर स्यूडो वेक्टर का मैंने बता दिया, वो अलग दुनिया है, कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया टिक मार लेना, इस दुनिया से चल रहा हूं, इस दुनिया से तुमको अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्यों लेकर चलूंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा, तब आपको अभी तो पता है वेक्टर फील्ड भी होते हैं, स्केलर फील्ड भी होते हैं, और वेक्टर कैलकुलस में याद करो कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ये सब पर तो मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्या है मतलब, फील्ड का मतलब क्या है, सोचो कितनी कमी है। यहाँ पे तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं वेक्टर स्केलर का, सारा लगवा दूंगा, जितना पढ़ाया ना इसी में लगवा दूंगा, सिर्फ ट्रायंगल लॉ मुझे पढ़ा लेने दो, सारा क्वेश्चन करा दूंगा मैं, सारा, एक भी गेट का क्वेश्चन बचेगा नहीं, ट्रायंगल लॉ ही सिर्फ पढ़ा दिया तो ही, पॉलीगॉन लॉ भी सोच लो एक, मतलब क्या है, क्वेश्चन लगाने से क्या हो जाएगा, आईआईटी के प्रोफेसर हैं ये, यहाँ पढ़ने का ना आप पूरे 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 अपने कोर्स में यूज करोगे इन कॉन्सेप्ट्स को, चाहे कोई भी हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे जो हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे जो भी हो, सब जगह यूज होगा। वर्क भी एक स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर है, लिख लेना स्केलर वाले में। अब कैसे है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह वहां पे कॉन्सेप्ट आएगी, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा सब, फिजिकल मीनिंग भी बताऊंगा, फिजिकल। पावर क्या है, पावर भी स्केलर है, कैसे, डॉट प्रोडक्ट से आएगा। वर्क क्या है, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क पावर बन जाती है, रेट पर सेकेंड, पर टाइम पे जब आओगे ना, पर टाइम इतने समय में कोई कितना काम हुआ तो पावर बनेगा। पावर भी एक क्या है, एफ डॉट वी, एफ फोर्स डॉट वी, मैं बताऊंगा सारा चीज, वो भी एक स्केलर है पावर।
वर्क, वर्क क्या है, वो भी एक स्केलर है, एफ डॉट डी एल, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डीएल करोगे मल्टीप्लाई तो बनेगा स्केलर। फोर्स भी वर्क भी एक स्केलर है, पावर भी स्केलर है। मैंने आओ 7-8 बता दिए, अभी कितना बता दूं धीरे धीरे, और खुद भी खोजना, तुम्हारा भी कुछ काम बनता है ना, फर्ज बनता है ना, तुम भी तो कुछ खोजो। और मैं प्रूव भी करूंगा कैसे वर्क स्केलर है और कैसे पावर है। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर के एग्जांपल ले लो यहां से। क्या हो गया, फोर्स वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे तो सारा वेक्टर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, वहां पे तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ बताया था, एंगुलर मोमेंटम स्यूडो वेक्टर में। यहाँ तो वेक्टर में तुम एक ही पढ़ते हो तो सब घुसा दो वेक्टर, स्यूडो हो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कुछ भी हो सब घुसा दो। लेकिन वहां पे मैंने डिस्टिंक्शन बता दिया है वेक्टर कहाँ कहाँ लाई करते हैं। एंगुलर, कुछ लोग ज्यादा पढ़े होंगे तो सोच रहे होंगे कि टेंसर क्या होता है, टेंसर। हाँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताऊंगा ना, टेंसर खोल खोल के सारे कंपोनेंट्स के साथ टेंसर की, है ना, सब बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क, ये ध्यान रखेंगे, एक्सेट्रा कितना लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ तो है ही इसमें, ठीक है। करंट डेंसिटी वो भी वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर बता सकते हो। ये वेक्टर के एग्जांपल है, नॉर्मल वे में ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहां से एंट्री हो जाती है ट्रायंगल लॉ की। मैं नहीं करूंगा एंट्री ट्रायंगल लॉ, एकदम नहीं। इतना जल्दी तुमको लग रहा है वेक्टर खत्म हो जाएगी? अगर वेक्टर में पढ़ाऊं 10 घंटा वेक्टर पढ़ा सकता हूं, 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स वेक्टर पढ़ा सकता हूं। ऐसा मत कहना कि वेक्टर लॉ को पढ़ा रहा हूं और जीरो वेक्टर को प्रूव कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रूव कर रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर को। इतना ही नहीं, अभी आपने 3 डायमेंशन में वेक्टर पढ़ा नहीं है। 3 डायमेंशन में ये 2D वेक्टर चल रहे हैं। 3 डायमेंशन में दुनिया बदल जाती है और उसमें आपकी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। वहां पे इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। 3 डायमेंशन में वेक्टर घुमाऊंगा 3 डायमेंशन में, लेकिन फिर भी पोजीशन वेक्टर में मैं आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में आपको ले जाके पोजीशन वेक्टर दिखाऊंगा कि 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर कहां हो सकता है। 2D में तो बहुत इजीली दिखा देते हो ना, 2D में ये लो, 2D में पोजीशन वेक्टर बोलो, पी पॉइंट यहां, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, 2D में बता रहा हूं मैं, है ना। ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स में ये, वाई में ये, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स, वाई। तो पोजीशन वेक्टर बताना है इस पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का। तो ओरिजिन है ये, जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट कर रहा है 90 डिग्री पे, ये ओरिजिन से उस पॉइंट में, ओरिजिन पे टेल रखो वेक्टर का, टेल रखो, इस पॉइंट पे हेड ले रख दो। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है उस पॉइंट पे हेड ठोक दो और टेल रख दो ओरिजिन पे। ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो ओरिजिन पे उसका टेल हो और उसका जो हेड हो वो उस पॉइंट पे हो जिस पॉइंट का, जिस बॉडी का पोजीशन वेक्टर बताना चाहते हो। ये तो है पोजीशन वेक्टर 2D में। 3D में बदल जाएगी खेल, 3D में खेल बदल जाएगी, 3 डायमेंशन में खेल बदल जाती है। 2D है ये। और 3D कहाँ यूज करोगे, जितने जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले वहां पे भी 3D आएगी। HMT वाले जो पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, हीट मास ट्रांसफर में इक्वेशन निकालोगे, पॉइजन इक्वेशन और जितने लाप्लास इक्वेशन वगैरह निकालते हो, वहां पे भी 3D आती है। 3D के बिना काम नहीं चलने वाला। जहां जहां 3D आएगी मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। तो जस्ट आई वांट, मैं ये चाहता हूं कि मैंने आज इंप्रूव करके दिया है पिछली क्लास से, ऐसा मत मुझे रिपीट कर दिया मैंने, है ना। मैंने कुछ बदला है इसमें, चीजें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दी है। और वेक्टर में मैं चाहता हूं कि आपको वेक्टर के लिए कुछ चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में, वेक्टर फील्ड भी समझना है आपको। वेक्टर फील्ड समझो, बहुत जरूरी है। वेक्टर फील्ड क्या होते हैं, स्केलर फील्ड क्या होते हैं, और ये तो फिर समझाने के लिए तो ज्योग्राफी वालों को भी दे देना, टीचर को भी हो और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी दे देना। स्केलर फील्ड से मैं आइसोथर्म समझा दूंगा। आइसोथर्म जानते हो, ऐसी रेखाएं पृथ्वी पे, ठीक है। आइसोथर्म जानते हो ना, जिसका इस पॉइंट पे मूव करोगे सेम टेम्परेचर, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मूव करोगे सेम टेम्परेचर, इस लाइन पे मूव करो सेम टेम्परेचर, ये आइसोथर्म्स होते हैं। आइसोथर्म्स आर नथिंग बट अ स्केलर फील्ड। बताऊंगा, तुम भी सीख लेना स्केलर फील्ड्स क्या होते हैं, और यूपीएससी वालों को भी बोल देना, आगे देख लो स्केलर फील्ड क्या होते हैं, जो ऑप्शनल तैयारी कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आसपास में होंगे ना। आइसोथर्म अभी सोचे भी नहीं होंगे कि स्केलर फील्ड होता है क्या। हाँ स्केलर फील्ड है, अखबार में सुनते हो ना, ये टेम्परेचर आइसोथर्म गुजर रही है इंडिया के इस रीजन से। तो स्केलर फील्ड समझ लेना, स्केलर फील्ड क्या होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी समझना है आपको वेक्टर कैलकुलस में।
तो मैं कुछ चीजें वहां पे कवर कर लूंगा, कुछ चीजें यहां पे कवर कर लूंगा। उसके पहले तो फील्ड समझना पड़ेगा। फील्ड क्या है? अरे फील्ड मतलब मैदान नहीं है, मैदान नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो तो उसका कारण है। वेक्टर फील्ड को फील्ड बोलते हैं। फोर्स फील्ड बोलते हो कोई पार्टिकल ये फोर्स फील्ड में है तो क्या है फील्ड? फील्ड क्या है? क्या है फील्ड? समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं सारा लगा दूं, उसका टेंशन ना लेना, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि फिर अगर मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा तो मुझे एरिया आपको समझाना है। एरिया और एरिया वेक्टर में क्या डिफरेंस है, करंट के बारे में बताना है। प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर है पास्कल लॉ के हिसाब से, लेकिन सरफेस पे प्रेशर नॉर्मल हो जाती है, डायरेक्शन हो जाता है, वहां पे वेक्टर हो जाती है वहां पे। तो समझ में आया? ये सारा समझाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। तब जाके ट्रायंगल लॉ सुनते हो, पॉलीगन लॉ जो सुनते हो, दो वेक्टर से ज्यादा हो जाए तो पॉलीगन लॉ बना दो। पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर हो उसके टेल को ऐड करके, टेल से टेल मैच करके, टेल हेड होते हैं ना, मैं बताऊंगा वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर के पास टेल है, वेक्टर के पास हेड है, वेक्टर की लंबाई जो होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है, वेक्टर की जो तीर जो दिशा दिखाती है वो डायरेक्शन बताती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये चीजें मैं कवर कर लूंगा, फिर लॉ वगैरह पढ़ा दूंगा। जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। गेट के क्वेश्चन लगाएंगे, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगाएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज पे क्वेश्चन लगाएंगे, प्री के लगाएंगे, मेंस के लगाएंगे, सब लगाएंगे, सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप समझ में आया होगा डेफिनेटली, और डिफरेंट वे से समझ में आया होगा। आई कैन ऑल्सो टीच वेक्टर स्केलर इन डिफरेंट वे, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करके एक तरीका है, रिफ्लेक्ट करके एक तरीका है। इसी के आधार पे ट्रू स्केलर स्यूडो स्केलर बनते हैं, ट्रू वेक्टर स्यूडो वेक्टर बनते हैं। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको रोटेशन रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, मैकेनिक्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। आई होप समझ पा रहे होंगे माई एफर्ट जो मैं लगा रहा हूँ आपके लिए, आप समझोगे और क्वेश्चन सारे कर दूंगे, टेंशन ना लेना, क्वेश्चन सब कुछ लगाएंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू, और ये वीडियो लोगों को देना तभी पता चले क्या स्केलर वेक्टर कुछ और होते हैं। मे बी जो आपने पढ़ा है वो सही नहीं है। आई एम गोइंग टू जस्ट say that ki these are not the adequate definitions of scalar and vector what you learn in your previous classes, what you learn in your elementary classes, जो आपने पहले पढ़ के आए हो ना, वो एग्जैक्ट नहीं है। उसका मैंने रीजन बताया था ना, मॉड एक्स है, डायरेक्शन को बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, है ना, इन चीजों सब समझ सकते हो। लेकिन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाना है कि क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर, तो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा मुझे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे इस बात की दुख है, लेकिन दुख इस बात की, खुशी इस बात की भी है कि मैं अलग से जाके पढ़ा सकता हूँ ना। ये मैं यूट्यूब पे हूँ, देख लेना कभी मौका मिले तो। मूवी से तो अच्छा ही है, पिक्चर देखने से अच्छा है, ये जानकारी मिल जाए, है ना। बहुत बेसिक है यार, इसी क्वांटिटी पे तो पूरी फिजिक्स दौड़ रही है। इसी क्वांटिटी पे फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर वेक्टर पढ़ रहे हो, इसी पे तो पूरी फिजिक्स दौड़ रही है, चाहे काइनेमेटिक्स हो चाहे जो भी हो। 2D 3D में जाओगे ना, 2D 3D मोशन में, तो वेक्टर के बिना तो कुछ होगा भी नहीं। 1D में तो काम भी चला लेते हो, 2D में जाओगे तो डायरेक्शन को जनरल वे में डिफाइन करना पड़ता है। मैं बताऊंगा, डायरेक्शन को जनरल वे में डिफाइन करना पड़ता है। एंड दिस वी यूज बाय यूजिंग द क्वांटिटी वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम लोग यूज करके डायरेक्शन को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं 2D और 3D मोशन में। 1D में तो जनरल वे में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव, स्ट्रेट लाइन इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसा है 1D में, वन डायमेंशनल मोशन में। लेकिन 2D 3D मोशन में जाओगे, प्लेनर मोशन में जाओगे, 3D में समझ में जाओगे मोशन में, तो डायरेक्शन को जनरल वे में डिफाइन करना पड़ेगा आपको। और इसको डिफाइन करने के लिए हम एक यूज करते हैं क्वांटिटीज, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक तरीका है कि क्यों वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक और बताया था कि लॉ वगैरह बनाना है तो वेक्टर का यूज करके हम लॉ बनाते हैं, ताकि लॉ जो है वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में बदले ना, सेम रहे लॉ, इसलिए भी वेक्टर का यूज करते हैं। और भी तरीका है कि वेक्टर स्केलर यूज क्यों करते हैं। इफ यू अप्लाई वेक्टर इन ए कैलकुलस, यू आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर कैलकुलस। If you apply these vectors in a differential equation, if you apply this vector in a integral calculus पोर्शन में अप्लाई कर रहे हो तो आप पढ़ोगे वेक्टर कैलकुलस, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाऊंगा सारा, सब कुछ वहां मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, धन्यवाद। लोगों को देना
ताकि लोगों को समझ में आए। बहुत एफर्ट है इसके पीछे, बहुत मेहनत है इसके पीछे, कई सालों की मेहनत है। ये नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी। मैं किसी भी लेवल के फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ आपको, इनफैक्ट एमटेक पीएचडी किसी भी लेवल की पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब में से आपको उतना दिया है ताकि आपके एग्जाम में कभी इधर उधर क्वेश्चन जाते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आपका एग्जाम निकले रैंक तो वो दे। आईआईटी का फैकल्टी का ये ले रैंक 1, ये ले रैंक 1, तू आ जा। एमटेक करना है टॉप ब्रांच, जॉब में जाना है पीएसयू में टॉप लो, इस क्या कहते हैं, जो भी लेना है, ओएनजीसी लेना है, एनटीपीसी लेना है, जो भी लेना है, जो भी है, ऐसा बनो। स्किल 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 डेवलप करो, क्वालिटी है ना, कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाओ अपना, अपने आप नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ वेक्टर के जो एग्जांपल्स है उसको ट्रायंगल लॉ से कैसे प्रूव, कैसे डिस्प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ से, इनको मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सारे एडिशन वगैरह, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से मिलूंगा आपको। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहो ध्यान से और मन लगा के पढ़ो, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ध्यान रखना। धन्यवाद। ओके।